मैं एक साधारण इंसान हूं जो खेती किसानी वाली साधना यानी कल्टीवेशन भी नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद मैं पूरे महाद्वीप की सबसे खतरनाक जेल की रखवाली करता हूं। यहाँ सिर्फ खूंखार अपराधी ही नहीं बल्कि भयानक दानव भी कैद हैं। दूसरों के लिए यह जगह मौत का अड्डा है, लेकिन मेरे लिए यह एक अनंत खजाना है, क्योंकि जब भी मैं किसी दानव अपराधी की निगरानी करता हूं मुझे भाग्य ग्रंथ यानी बुक ऑफ फेट से पुरस्कार मिलता है। लेकिन इस जेल में हर 3 साल बाद पहरेदारों की अदला बदली होती है, और अब सिर्फ 2.5 महीने बाद मेरा तबादला होने वाला था। मैं यही सोच रहा था कि अपनी पोस्ट कैसे बचाऊं, तभी अचानक पहरेदार एक बेहद खूबसूरत महिला कैदी को लेकर आए। तलवारों की अधीक्षक पर्पल स्वॉर्ड मास्टर सम्राट का आदेश लेकर पहुंची। अपराधी लियू रुयान को जेल में बंद किया जाए। यह सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। लियू रुयान दाशिया साम्राज्य की सबसे बड़ी राजकुमारी थी। जन्म लेते ही उसके भीतर फीनिक्स शरीर जागृत हो गया था। मात्र 30 वर्षों की साधना में वह एक महान ग्रैंड मास्टर बन चुकी थी। उसने अकेले अपनी तलवार से हजारों मील तक फैले दानवों का सफाया कर दिया था। ऐसी महान और सम्मानित महिला आज एक कैदी बनकर यहाँ खड़ी थी। बाकी पहरेदार डर से कांप रहे थे। सर, हम उसे नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन पर्पल स्वॉर्ड मास्टर ने ठंडे स्वर में कहा, उसकी पिपा हड्डियां भेद दी गई हैं। अब वह एक साधारण इंसान से भी कमजोर है। डरने की कोई जरूरत नहीं। सम्राट का आदेश है, उसकी अच्छी तरह निगरानी करो। अगर उससे जुड़ी कोई भी गलती हुई तो तुम सब जिम्मेदार होगे। इतना कहकर वह अपने लोगों के साथ तुरंत चली गई। पहरेदारों ने सम्मान पूर्वक राजकुमारी को जेल में प्रवेश करने का अनुरोध किया, लेकिन लियू रुयान अपनी जगह से हिली तक नहीं। उसने उनकी ओर देखना भी जरूरी नहीं समझा। मजबूर होकर 2 कैदी उसे पकड़ने आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे उसके शरीर से एक विशाल सुनहरा फीनिक्स फूट पड़ा और दोनों को हवा में उछालकर दूर फेंक दिया। यह देखकर मुख्य पहरेदार पूरी तरह क्रोधित हो गया। सैकड़ों कैदी एक साथ उसकी ओर दौड़ पड़े। अचानक सुनहरा फीनिक्स आसमान में उठा। उसके पंखों से निकली प्रचंड आंधी ने एक ही पल में सभी कैदियों को उड़ा दिया। पूरी जेल लगभग नष्ट होने की कगार पर पहुंच गई। मुख्य पहरेदार गुस्से से कांपते हुए उसकी ओर बढ़ा। आपकी महामहिम, क्या आप जानबूझकर हमारे लिए परेशानी खड़ी कर रही हैं? अगले ही पल वह अपनी पूरी शक्ति के साथ उसके सामने प्रकट हुआ और उसकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन लियू रुयान बिल्कुल नहीं डरी। फीनिक्स ने अपने पंजों से उसका हाथ पकड़ लिया और एक झटके में उसे जमीन पर पटक दिया। मुख्य पहरेदार मलबे में दब गया। लियू रुयान हंस पड़ी। कहते हैं यह जेल साधकों के लिए निषिद्ध भूमि है, लेकिन मुझे तो इसमें कुछ खास दिखाई नहीं देता। उसी समय उसकी नजर मुझ पर पड़ी, जो कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा था। वह अचानक उत्साहित हो गई। सुनहरा फीनिक्स मेरी ओर झपटा, लेकिन मैं शांत खड़ा रहा। मैंने हाथ बढ़ाकर सीधे फीनिक्स की गर्दन पकड़ ली और उसे अपने पैरों तले दबा दिया। यह दृश्य देखकर लियू रुयान का चेहरा बदल गया। यह असंभव है, मैंने अधीर होकर कहा। जब तुम मेरी सीमा में आ चुकी हो तो बेहतर होगा शांत रहो। लेकिन वह अब भी नहीं मानी। उसने फीनिक्स को दोबारा संघर्ष करने का आदेश दिया। मैंने एक और बार पैर दबाया। इस बार फीनिक्स का सिर ही चकनाचूर हो गया और वह सुनहरी रोशनी बनकर वापस उसके शरीर में समा गया। मैं उसके सामने पहुंचा, उसके कंधे को पकड़ा और पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा। फिर दक्षिण से उत्तर और उत्तर से दक्षिण तक उसे बार बार दीवारों से पटकता रहा। आखिरकार वह बेहोश हो गई। मैंने उसे उठाकर जेल में फेंक दिया। उसी समय बुक ऑफ फेट मेरे मन में प्रकट हुई और लियू रुयान की सारी जानकारी सामने आ गई। उस पर आरोप था कि उसने ज्यूतियान यूलिंगजी प्योर पैलेस में कई शाही लोगों को घायल किया था और 1000 साल पुराने दानव की सहायता की थी। इसके बदले मुझे 2 पुरस्कार मिले, ज्यूतियान यूलिंगजी प्योर पैलेस की 5 लाख दक्षता और फीनिक्स शुआनयुआन तलवार कला। मैंने 4 लाख दक्षता पहले कौशल में और बाकी 1 लाख तलवार कला में जोड़ दी। दोनों तकनीकें तुरंत उच्च स्तर पर पहुंच गईं। जब मैंने अपना स्टेटस पैनल बंद किया तब देखा कि लियू रुयान के शरीर के चारों ओर सुनहरी रोशनी घूम रही थी। सोल बर्निंग हेलफायर और जीवन नाशक ऊर्जा उसके पास पहुंच ही नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद शाओ वेई लोगों के साथ पहुंचा। मैंने बस इतना कहा, बड़ी राजकुमारी अपने अपराधों पर पछता रही है, उसे नरक कारागार में रखा गया है। शाओ वेई ने मेरी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिर उसकी नजर में मैं सिर्फ एक साधारण जेलर था। इसके बाद वे लोग जल्दी से वहां से चले गए, क्योंकि 9 मंजिला जेल के नीचे एक और भयानक स्तर था जिसे नरक कारागार कहा जाता था। वहां सालों से नरक, अग्नि और विनाशकारी ऊर्जा जमा थी। उसके जितना करीब जाओ उतनी ही भयावह शक्ति महसूस होती थी। कुछ समय बाद जेल में काम करते हुए मेरा दूसरा साल शुरू हो चुका था। एक दिन श्याओ झो दौड़ता हुआ आया और मेरी हथेली में चांदी का एक सिक्का रख दिया। भाई वैन, 8वीं मंजिल की 802 नंबर कोठरी में एक दानव को खत्म करना है। मैं वैसे भी दानवों को मारना पसंद करता था। इससे मुझे बुक ऑफ फेट के और भी पुरस्कार मिलते थे। जब मैं कोठरी में पहुंचा तो देखा एक विशाल बैल दानव दीवार से बंधा हुआ था। मुझे देखते ही उसकी आंखों में डर भर गया। उसने जल्दी से कहा, मैं चिंगनियू पर्वत का महान सेनापति हूं। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें अपनी सर्वोच्च तकनीक सिखाऊंगा। लेकिन मैंने बिना कुछ कहे यातना उपकरण उठा लिया।
अच्छी यात्रा हो। अगले ही पल उसका सिर धड़ से अलग हो गया। उसकी एक रक्त बूंद मेरी ओर उड़कर आई। वह मेरे शरीर पर कब्जा करना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे हथेली में पकड़ लिया। दानव पूरी तरह डर गया। तुम आखिर हो कौन? मैंने बिना जवाब दिए उस रक्त बूंद को कुचल दिया। बुक ऑफ फेट फिर प्रकट हुई। मुझे पता चला कि 1 महीने पहले इस बैल दानव ने 10,000 लोगों को निगल कर निषिद्ध साधना की थी। इनाम में मुझे 10,000 विष कला दक्षता और रक्त अमृत मिला। मैंने सारी सामग्री अपने ब्लैक स्टोरेज बैग में रखी और वापस लौट आया। जब मैंने रक्त अमृत निगला तो अगले 9 दिनों तक मेरी आत्मा शुद्ध होती रही और मेरी आध्यात्मिक शक्ति में 10,000 अंकों की वृद्धि हुई। हालांकि रहस्यमय दर्पण स्तर तक पहुंचने के लिए यह अभी भी काफी नहीं था। उस रात मैं तय समय पर जुइशियन प्रांगण पहुंचा। वहां एक मशहूर सुंदरी की नीलामी चल रही थी। जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा वही रात उसके साथ बिताएगा। एक साथी ने श्याओ झो से मजाक में पूछा, तुम्हारा परिवार तो काफी अमीर है, क्या तुम्हें उस सुंदरी में दिलचस्पी नहीं? श्याओ झो ने सिर हिलाया। आज यहाँ जो लोग आए हैं वे या तो बड़े रईस हैं या ऊंचे अधिकारियों की संतानें। मेरा परिवार भले थोड़ा अमीर हो, लेकिन उनके सामने कुछ भी नहीं। मैंने भी इस सब में कोई रुचि नहीं दिखाई। मुझे सिर्फ खाना और शराब चाहिए थी। आखिर परिणाम घोषित हुआ। महान सेनापति के सबसे छोटे बेटे यांग बाओयू ने 2 लाख तायल चांदी की बोली लगाकर जीत हासिल की। महान सेनापति एक सम्मानित व्यक्ति थे और उनके 3 बेटे थे, लेकिन यह छोटा बेटा न तो मार्शल आर्ट सीखता था और न ही किसी काम का था। ऐसी सुंदरी उसके हाथ लगना अपने आप में एक चमत्कार था कि वह रात जीवित भी बच पाएगा। इसके बाद मैं और श्याओ झो औपचारिक विदाई लेकर वहां से निकल गए। खाना पीना खत्म हुआ और सभी अपने अपने रास्ते चले गए। अगली सुबह मैं हमेशा की तरह जेल पहुंचा, लेकिन जैसे ही अंदर दाखिल हुआ मैंने देखा कि श्याओ वेई एक नए अपराधी को लेकर आया है। कुछ ही देर बाद उस अपराधी को जेल में बंद कर दिया गया। जब मैंने ध्यान से देखा तो मैं थोड़ा हैरान रह गया। वह कोई और नहीं बल्कि पिछली रात जुइशियन प्रांगण में दिखाई देने वाली वही खूबसूरत युवती थी। मैंने उत्सुकता से पूछा, सर, इसने क्या अपराध किया है? श्याओ वेई ने शांत स्वर में जवाब दिया, इसने यांग बाओयू की हत्या कर दी है। इतना कहकर वह उसे जेल की 68 नंबर कोठरी में बंद करके चला गया। जैसे ही वह अंदर गई, बुक ऑफ फेट मेरे मन में प्रकट हुई। उसकी सारी जानकारी और अपराध मेरे सामने आ गए। पता चला कि पिछली रात उसने यांग बाओयू को हजारों वार करके मौत के घाट उतार दिया था। जब तक उसके शरीर की आखिरी बूंद खून की नहीं निकल गई तब तक उसने उसे नहीं छोड़ा। इसके बाद बुक ऑफ फेट ने मुझे 2 पुरस्कार दिए, लिंग छिंग मिंग म्यू और 5 क्लर्ड बुक ऑफ लव। अब मुझे समझ आया कि आखिर वह यांग बाओयू जैसे व्यक्ति को कैसे मार पाई। अपने कमरे में लौटकर मैंने 5 क्लर्ड बुक ऑफ लव की दक्षता बढ़ा दी। जल्द ही मेरे गुण फिर से उन्नत हो गए और लिंग छिंग मिंग म्यू भी उच्च स्तर पर पहुंच गया। मैंने जेल की ओर नजर डाली। चारों तरफ घना और भयावह धुंध जैसा वातावरण फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो कोई विशाल पर्वत पूरे कारागार पर दबाव बना रहा हो। खासकर उन जगहों पर जहां दानव कैद थे, वहां यह दबाव और भी भयानक था। वाकई यह जगह साधारण लोगों के लिए नरक से कम नहीं थी। तभी एक जेलर दस्तावेज लेकर मेरे पास आया। ऊपर से आदेश आया है, उस महिला अपराधी को आज ही मौत की सजा दी जाए। मैं कुछ क्षणों के लिए चुप रह गया। ऊपर वालों की प्रतिक्रिया सचमुच बहुत तेज थी, लेकिन फिर मैंने सोचा, आखिर मरने वाला व्यक्ति महान सेनापति का बेटा था। इतनी तेज प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। दस्तावेज लेने के बाद मैं सीधे 68 नंबर कोठरी की ओर बढ़ गया। कोठरी के अंदर वह युवती शांत बैठी हुई थी। जेल की भयानक ऊर्जा लगातार उसके शरीर को परेशान कर रही थी, लेकिन वह अब भी स्थिर बैठी थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, उसने मेरी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, इतनी जल्दी मुझे मौत के रास्ते भेजने आ गए? मैंने शांत स्वर में कहा, तुमने बहुत अपराध किए हैं। वह मुस्कुराई। मरने से पहले क्या तुम मेरी कहानी सुनोगे? मैंने सिर हिलाया। सुनाओ। उसने धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। वह बोली, मैं एक साधारण शिष्या थी। बचपन से ही संप्रदाय में अभ्यास करती रही, लेकिन मेरी एक छोटी बहन थी। एक दिन उसकी मुलाकात यांग बाओयू से हुई। उस जानवर ने मेरी बहन को देखते ही उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गया। मैंने सोचा शायद मामला यहीं खत्म हो जाएगा। उसकी आंखों में दर्द भर आया, लेकिन वह दरिंदा यहीं नहीं रुका। उसने मेरी बहन को यातनाएं दी, उसे मरने पर मजबूर कर दिया। यहां तक कि मौत के बाद भी उसकी लाश को नहीं छोड़ा। 3 दिन तक उसने उसके शव को अपमानित किया और आखिर में उसकी लाश गांव के बाहर फेंक दी, जहां भेड़ियों और जंगली कुत्तों ने उसे नोच नोच कर खा लिया। ये कहते हुए उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान आ गई। तुम ही बताओ, क्या ऐसे इंसान को मरना नहीं चाहिए था? मैंने बिना किसी भाव के कहा, उसे मरना ही चाहिए था, लेकिन तुम्हारी गलती ये थी कि तुमने कानून अपने हाथ में लिया। कुछ पल के लिए वह चुप हो गई। फिर उसने पूछा, तो अब तुम मुझे कैसे मारोगे? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, जैसा आदेश मिला है। अचानक उसके चेहरे पर हल्की लाली आ गई। वह धीरे से बोली, मरने से पहले क्या तुम मेरी एक छोटी सी इच्छा पूरी कर सकते हो? मैंने भौहें सिकोड़ ली। क्या इच्छा? उसने शर्माते हुए कहा, मैं बचपन से ही संप्रदाय में रही हूँ। अपनी बहन की खबर सुनकर ही पहली बार पहाड़ से नीचे उतरी थी। मैं आज तक किसी पुरुष के करीब नहीं आई। मरने से पहले मैं एक सच्ची स्त्री बनना चाहती हूँ।
उसकी बात सुनकर मैं कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया, फिर सिर हिलाकर बोला, यह अनुरोध मैं पूरा नहीं कर सकता। उसने मुझे घूर कर देखा, क्या तुम पुरुष नहीं हो? फिर उसने प्रलोभन देना शुरू किया, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें अपने संप्रदाय ले जाऊंगी, अपने गुरु से तुम्हें शिष्य बनवाऊंगी, त्यानयन संप्रदाय की सारी गुप्त तकनीकें तुम्हें सिखाऊंगी। लेकिन मेरा निर्णय नहीं बदला। मैंने शांत स्वर में कहा, यहीं मेरा घर है, तुम्हें जाना होगा। अगले ही पल मेरी तलवार उसके हृदय में ढस गई। लेकिन जैसे ही वह मरी, एक काली रोशनी अचानक मेरे शरीर में घुस गई। मेरी बांह पर बेर के फूल जैसा एक निशान उभर आया। मुझे तुरंत एहसास हो गया कि यह मरने से पहले छोड़ा गया प्रतिशोध का चिन्ह है। मैंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति सक्रिय की और उस निशान को जबरदस्ती मिटा दिया, फिर उसके शरीर को अग्नि में बदलकर राख कर दिया। उसके बाद मैं वापस जेल की 9वीं मंजिल पर लौट आया। जैसे ही मैं पहुंचा, एक कैदी मेरे पास आया और खाने का डिब्बा मेज पर रख दिया। भाई वैन, क्या आप यह भोजन बड़ी राजकुमारी तक पहुंचा देंगे? इतना कहकर उसने मेरी हथेली में चांदी का एक ताइल रख दिया। मैं मुस्कुराया। हम भाई जरूर थे, लेकिन मैंने फिर भी पैसे रख लिए। इसके बाद मैं भोजन लेकर लियू रुयान की कोठरी की ओर बढ़ गया। मुझे मानना पड़ा कि राजकुमारी की कैद बाकी कैदियों से बिल्कुल अलग थी। उसके रहने की हर चीज बेहतरीन और महंगी थी। मैंने खाना मेज पर रखा और कहा, खाना खा लेना। फिर मैं मुड़कर बाहर निकलने लगा, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, पीछे से अचानक एक तेज हवा की आवाज सुनाई दी। अगले ही पल एक मुक्का पूरी ताकत से मेरी पीठ पर आकर लगा। यह लियू रुयान थी। मैंने अभी अभी उसे खाना दिया था और उसने मौका मिलते ही मुझ पर हमला कर दिया। सौभाग्य से मेरे शरीर में मौजूद दुष्ट ड्रैगन शक्ति ने तुरंत मेरी रक्षा कर ली। अचानक एक सुनहरा ड्रैगन मेरे शरीर से बाहर निकला और भयंकर शक्ति के साथ लियू रुयान को दूर उछाल दिया। लेकिन वह हार मानने वाली नहीं थी। उसके सिर के ऊपर फिर से सुनहरा फीनिक्स प्रकट हुआ। वह ठंडी नजरों से मुझे घूर रहा था। अगले ही पल फीनिक्स मेरी ओर झपटा और अपने पंजों से मेरे सीने को पकड़ने की कोशिश की। मैं थोड़ा हैरान हुआ। उसकी पिपा हड्डियां सील होने के बावजूद उसके भीतर अब भी इतनी शक्ति कैसे बची हुई थी? मैंने मन ही मन सोचा, तुम्हारा संरक्षक फीनिक्स सचमुच असाधारण है। इसके बाद मैंने अपना पैर उठाया और पूरी ताकत से लियू रुयान को लात मार दी। वह एक बार फिर दूर जा गिरी, यहां तक कि उसका सुनहरा फीनिक्स भी टूटकर बिखर गया। सुनहरी रोशनी वापस उसके शरीर में समा गई। मैंने उंगली से इशारा करते हुए कहा, चलो फिर से कोशिश करो। इस बार लियू रुयान पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। यह कैसे संभव है? मेरे पास गोल्डन फीनिक्स की शक्ति है। मेरी पिपा हड्डियां सील होने के बाद भी मैं महान गुरु के स्तर की ताकत दिखा सकती हूँ। फिर मैं तुमसे क्यों नहीं जीत पा रही? लेकिन मैंने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बस शांत स्वर में कहा, और कुछ है, मुझे अभी बहुत काम करना है। इस बार उसने कोई हरकत नहीं की। वह बस चुपचाप मुझे देखती रही। मैं मुड़ा और जेल से बाहर निकल गया। मुझे लगा कि इस बार वह शांति से अपना भोजन खाएगी, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जैसे ही मैं जेल का दरवाजा बंद करने वाला था,